श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम कानून और हम के एक और अंक में मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका मूल ध्येय समाज में कानून का शासन बनाए रखना है, सामाजिक न्याय की रक्षा करना है तथा गरीब और हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ करना है। ऐसा ही एक साधन है जनहित याचिका। तो क्या है जनहित याचिका और क्या कुछ है इसमें, इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट अनुपम द्विवेदी जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार चंदन जी। तो सर, मेरा पहला सवाल यह है जो आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी दें कि जनहित याचिका आखिर है क्या। देखिए, ऐसा है कि संविधान में अनुच्छेद 32 का एक प्रावधान दिया हुआ है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माता और निर्माणकर्ता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने एक बड़ी सुंदर और बहुत प्यारी सी लाइन इस अनुच्छेद के लिए कहा है कि बिना इसके संविधान को हम नल और वॉइड यानी शून्य मानते हैं। मतलब अनुच्छेद 32 जो है वो आत्मा है, सोल है संविधान की, जिसको हम जानते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से। मतलब अगर कहा जाए कि संविधान को पूर्ण करने वाला कोई अनुच्छेद है तो वो अनुच्छेद 32 है। जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान का पार्ट 3 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकारों के बारे में बात करता है। तो उन मूलभूत अधिकारों का अगर हनन होता है तो उन मूलभूत अधिकारों को हम दोबारा कैसे पाएं या क्या तरीका होगा उसको पाने का, वो तरीका जो है अनुच्छेद 32 में बताया गया है। जी। अब जैसा कि आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो है हर तबके तक जो है न्याय व्यवस्था पहुंचे या हर तबका जो है न्याय व्यवस्था के अधिकारों का वो उपयोग कर सके, उपभोग कर सके, तो उसके लिए अनुच्छेद 32 जो व्यवस्था दी गई है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया PIL का, जिसको आप जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से कहते हैं। तो देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेसिकली तो सबसे पहले 1981 का एक केस हुआ था जिसमें ये जस्टिस PN भगवती साहब जज थे उसमें, ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती साहब। इन्हीं को एक मैं ये भी स्पष्ट कर दूं यहां पे कि इनको जनक माना जाता है PIL का। इनको फादर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। जी। तो PN भगवती साहब द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया यह सिस्टम। हालांकि इसके पहले 1976 के एक केस में ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। बट स्टिल PN भगवती साहब ने जितनी ब्यूटीफुली इसको ले गए आगे और जितना ब्यूटीफुली उन्होंने लेटर पिटीशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सप्लेन किया, चाहे वो 1981 का केस हो या तो जजेस ट्रांसफर केस हो, SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये केस आपका 1982 का है। तो ये दोनों केस में जो है यहां से कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आया। अब थोड़ी सी बात मैं समझा दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आप किससे मांग सकते हैं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आप कैसे जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं और किससे मांग सकते हैं। ये 2-3 चीजें जो सामान्य बातें हैं आम आदमी को जानना। क्योंकि देखिए, एक मैक्सिम है कानून में कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये अपराध किया और कानून के सामने खड़े होकर आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमको इस अपराध के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए हमको सजा नहीं। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं चलता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट चलता है। जी। ठीक है। तो कानून जानना सबके लिए आवश्यक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सबसे साधारण सी बात है कि इसको आप इन्वोक करते हैं या इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली आप जा सकते हैं। कब जाएंगे? जब आपके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है तभी। मतलब पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर आगे आर्टिकल 36 तक व्यवस्था दी हुई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आपके अधिकारों का, अगर मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और वहां अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे ये एक्सप्लेन होगा, जब किसी मास का, मतलब कुछ एक कम्युनिटी का या एक मास का या जनता के लेवल पर या पब्लिक, जनमानस का जब अधिकार हनन होता है और कोई एक व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट करता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के परव्यू में आ जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें आज के समय में भी चल रही है, बहुत सारे केसेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इन्वायरमेंट को लेकर है, सर्टेन एक्ट को लेकर है, कई सारे एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी आप चैलेंज करते हैं, तो वो भी एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ही परव्यू में आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जनहित उसमें भी इन्वॉल्व है। जी। अब दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 32 में जब आप मूलभूत अधिकारों के हनन के संबंध में उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो किससे आप मांग सकते हैं, किसके अगेंस्ट आप इस राइट को क्लेम करते हैं। मतलब कौन वो व्यक्ति होता है जिसके अगेंस्ट आप जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमको
मूलभूत अधिकारों का हमारे हनन हुआ है, इनसे हमको मूलभूत अधिकार, देयर मस्ट बी कुछ दूसरी पार्टी तो होगी। तो इसके लिए स्पष्ट कर दूं कि अनुच्छेद 12 संविधान अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, और जो भी राज्य के परव्यू में आएगा उसी से आप जो है फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट या मूलभूत अधिकारों के हनन के संबंध में आप वाद दायर करके, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आप उनसे राइट अपना मांग सकते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है। आपने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में इतनी सारी बातें अभी आपने बताई, तो इससे जो दायर करने की कुछ जो प्रक्रिया है वो क्या है? एक आम आदमी जो है वो कैसे पीआईएल दाखिल कर सकता है? जी, देखिए, एक इसको बहुत सरल भाषा में अगर बताया जाए तो इवन आप लेटर पिटीशन भी दे सकते हैं। बहुत साधारण सी बात, एक प्रार्थना पत्र लिखकर आप माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप इसको भेज सकते हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान लेकर भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत या अनुच्छेद 32 के तहत इसको दर्ज करके इस पे सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे बहुत सारे मामले जो है हुए हैं। तो ये जो जनहित याचिका है, इसको दायर करने की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या किसी आम आदमी को कुछ खर्च उठाना पड़ता है या कुछ इस तरह के कुछ है इसमें? देखिए, जनहित याचिका डालने में ऐसे तो जो सिंपल कोर्ट फीस है, भाई आप कोई चीज फाइल कर रहे हैं, एफिडेविट डाल रहे हैं, उसके साथ एफिडेविट आपको देना पड़ता है, तो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, या कोर्ट रजिस्ट्री में जो आप फाइल करते हैं, जो कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिसर्स के खर्चे होते हैं, बहुत नॉमिनल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालने के लिए देखिए बहुत सारे संस्थाएं भी काम कर रही हैं, ठीक है, हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं, हम लोग खुद भी लोगों का सहयोग करते हैं। मैं बतौर अधिवक्ता, जो व्यक्ति, मैं आपको बता दूं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय लीगल एड जो चलता है, निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चलता है, मैं वहां से भी अटैच्ड हूं, और वहां पे भी लोगों के जो मुकदमे मेरे पास आते हैं तो उसको बहुत मिनिमम रेट पे या कभी कभी निःशुल्क भी जो है उन मुकदमों को लड़ा जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग खुद भी लोगों का सहयोग करते हैं ड्राफ्टिंग करने में, तैयारी करने में, क्योंकि देखिए कुछ सर्टेन एक पर्सपेक्ट होता है किसी एप्लीकेशन को फाइल करने का। जी। तो हम लोग वहां उनका सहयोग करते हैं और सहयोग करके उस पिटीशन को फाइल करने में आगे जो है मदद करते हैं। तो सर, आपने जो बताया कि एक आम आदमी भी जनहित याचिका जो है वो दायर कर सकता है, मेरा अगला सवाल यह है कि वो जनहित याचिका कहाँ पे दायर कर सकता है? देखिए, वो कौन से न्यायालय में दायर कर सकता है? जी, कहाँ से शुरुआत कर सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस पर एक विषय मेरे दिमाग में हमेशा चलता है, या आप यूं कह लें, मेरे सामने संविधान की बेयर एक्ट भी है, मैं आपको पढ़ के जरा बता देना चाहूंगा। अनुच्छेद 32 के संबंध में बड़ी अच्छा बात इसमें कहा गया है, संभवतः इसको बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 32 देखिए स्पेसिफिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के संबंध में है। आप सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, वहां आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय से ये प्रेयर कर सकते हैं कि फला विभाग को उनके विरुद्ध कोई रिट जारी कर दी जाए। 5-6 तरह की रिट है, और भी डिस्टिंक्ट होती है, भाई आपका मैंडमस है, क्यो वारंटो है, सर्शुराई है, हैबियस कॉर्पस है, इस तरह से रिट्स है। तो उस रिट नेचर का कोई ऑर्डर कर दे, या जो है माननीय उच्चतम न्यायालय कोई अन्य आदेश जैसा उनको उचित लगे वो करे, वो हमारे जो राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं उसके संबंध में। तो जो कहां जाने वाली बात है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि आप जो है अनुच्छेद 32 का क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो इसमें यह लिखा हुआ है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within local limits of its jurisdiction all or any of the power exercisable by the Supreme Court under clause 2। मतलब मैं थोड़ा इसको साधारण भाषा में समझा दूं। ये जो यहां पे लिखा गया है इसका इंटरप्रिटेशन अगर आप करेंगे, या जो संविधान निर्माण करता हूं, बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। यहां मैं आपको एक लाइन और बताना चाहूंगा कि संविधान में जो फुल स्टॉप और कॉमा है उसका भी एक मतलब है। जी, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। मैं सर BN राव साहब जो थे उनको बार बार नमन करता हूं इस विषय के लिए, क्योंकि ही वॉज द फाइनेस्ट ड्राफ्टमैन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्लॉज 3 है ये बताता है कि पार्लियामेंट बिना माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जो पावर है उसको रोके हुए किसी भी लोकल जुरिस्डिक्शन में, मतलब किसी भी लोकल जगह पर किसी भी न्यायालय को वो पावर दे सकता है कि अनुच्छेद 32 के तहत वो सुनवाई कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है।
इस पे ध्यान लोगों का कम जाता है। हालांकि वो पार्लियामेंट का सर्वाधिकार है, पार्लियामेंट कानून के द्वारा ये कर सकता है। तो तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 32 में फिलहाल क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को देखते हुए पीआईएल के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। और जनरली देखिए, एक बात और भी बता दूं आपको कि फाइलिंग होती है तो सबसे पहले जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के समक्ष ही जाता है। उसके बाद वो किसी अन्य अदालत में, जो वहां उपस्थित अदालतें हैं, माननीय न्यायालय, जैसे भाई सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी अदालतें हैं, एक ही तो है नहीं, तो किसी अन्य में ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। मेरा अगला सवाल जो है इसी संदर्भ में ये है कि जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ये एक आम नागरिक को सशक्त करता है कि किसी भी विषय को लेकर के कोर्ट के सामने अपने अधिकारों के लिए वो जा सकता है जी। ऐसे में जब हम अगर बात करें तो हमारे जो कोर्ट्स हैं वहां पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो एक आम आदमी किसी भी विषय को उठा करके जनहित याचिका दायर कर सकता है, जिससे न्यायालय का जो महत्वपूर्ण समय है जिसको वो बर्बाद कर सकता है। मैं मुख्यतः ये कहना चाहता हूं कि इसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। जी जी। तो इस संदर्भ में कुछ है हमारे कानून में या संविधान में से कुछ प्रावधान, या इस विषय पर क्या कुछ है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसीलिए कहा जाता है कि पीआईएल जो है जी, आज के समय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न होके ज्यादा पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन होता चला जा रहा है। जी जी, ठीक है। अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हाँ, मैं क्षमा मांगते हुए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि हम पब्लिक फोरम पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती साहब ने भी ये बात कही थी कि किसी व्यक्ति को अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो लेकर आ रहा है तो उसको बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आना चाहिए। उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि साहब, हमारा काम आम जनमानस तक इस आदेश के लाभ को पहुंचाना है, न कि पब्लिसिटी प्राप्त करना है। और जहां तक बात रह गई कि प्रावधान की, तो देखिए, कानून के प्रावधान को केयरफुली, जैसे एक बात कही जाती है ना, टू कलेक्ट द ग्रेन फ्रॉम शेफ, है ना, तो ये काम माननीय न्यायालय का है। माननीय न्यायालय इसको देखेगी कि जो ये पिटीशन आई है वो विथ बोनाफाइड इंटेंशन है या मेलाफाइड इंटेंशन है टू गेट द पब्लिसिटी। तो ये माननीय न्यायालय का काम है, ये उनका अपना प्रेरोगेशन है। तो ऐसे कुछ संदर्भ आए हैं, ऐसे में मतलब किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी, मैं जो श्रोता हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई श्रोता अगर इसका दुरुपयोग करता है तो उसको क्या क्या कड़ा संदेश न्यायालय की तरफ से उसको मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं जानना चाहता हूं। जरूर। देखिए, केस हुआ था जनता दल वर्सेस एसएस चौधरी, ठीक है, ये 1992 का केस है, ठीक है। इसमें भी जो है कोर्ट ने ये व्यू दिया था, और देखिए, कोर्ट जो है कॉस्ट के साथ भी खारिज करती है जी, ये जान लीजिए। और वो कॉस्ट का अमाउंट क्या होगा वो माननीय न्यायालय तय करती है। मेरी जानकारी में 2.5 लाख रुपए कॉस्ट पर खारिज हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जो है उन्होंने चीप पब्लिसिटी स्टंट मानते हुए खारिज किया है। ठीक है, तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए कॉस्ट लगा के कोर्ट कभी कभी 5,000 पे भी खारिज कर देती है, फाइन, हाँ, फाइन इम्पोज कर देगी। तो इस तरह से जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है भारी, अगर आपका इंटेंशन क्लियर ना हो तो। चलते चलते हमारे श्रोताओं को जनहित याचिका के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहेंगे जी, थोड़ा सा सब्जेक्ट से डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनहेरेंटली इससे कनेक्टेड है। देखिए, अधिकार की बात सब करते हैं, हम कर्तव्य भूल जाते हैं जी। अगर हम कर्तव्यों का अनुपालन और उसका परिशीलन, ये शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे से करें तो संभवतः हमको अधिकारों की मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है, बहुत छोटी सी बात, हम वाराणसी में रहते हैं, तो एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति सिर्फ ये सोच ले कि मुझे जो कर्तव्य दिए गए हैं, मुझे अपने राष्ट्रीय फ्लैग का सम्मान करना है, राष्ट्रीय प्रतीकों एवं चिन्हों का सम्मान करना है, सड़क साफ सुथरी रखनी है, मुझे कहीं भी थूक नहीं देना है, कहीं भी गंदगी नहीं कर देना है, अपने जो कर्तव्य है महिलाओं का, स्त्रियों का, बच्चों का सम्मान करना है, कानून का अनुपालन करना है पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए। अगर इस तरह के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए तो संभवतः किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि एक सुनहरा भविष्य होगा और एक वो समय आएगा जब मुकदमों की बाढ़ जो आज है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, वो समाप्त हो जाएगी। निसंदेह ही आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इस संदर्भ में हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां आपने साझा की, इसके लिए अनुपम द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।